नमस्ते प्यारे बच्चों। तो हम समझ रहे थे एट ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 8वीं की गणित, जो कि हमने अध्याय 1 से लेकर के अध्याय 8 तक कंप्लीट कर ली थी, है ना। आज हम इसका 9वां अध्याय देखेंगे। तो देखिए, इसे समझिए। तो यहाँ देखिए, ये दिया है अध्याय 8 और इसमें दिया गया है क्षेत्र मिति, है ना। तो क्षेत्र मिति, जैसा इसका नाम है क्षेत्र, क्षेत्र यानी जिस क्षेत्र में हम रहते हैं वो क्षेत्र ही है। क्षेत्र में आपने देखा होगा कि ये हमारा क्षेत्र है, ये हमारी एरिया है ना। तो इस क्षेत्र से मतलब रहता है कि जो क्षेत्र में बटे हुए भाग रहते हैं, कि हम जिस गांव में रहते हैं, हमारे गांव की ये पूरा क्षेत्र है, ये दूसरे गांव का क्षेत्र है, इस प्रकार से क्षेत्र कहलाते हैं, है ना। तो उसी के बारे में हम और अध्ययन करेंगे। तो यहाँ देखें, हमने विशेष प्रकार की आकृतियां देखी हैं। इन आकृतियों के चारों ओर के जो दूरी रहती है उसको क्या कहते हैं, उसको परिमाप कहते हैं। ये क्षेत्र रहते ना, तो इस क्षेत्र में जैसे मान लो हम चारों तरफ से उसको अपने क्षेत्र को मापें, तो इस पूरा माप जो होता है उसकी परिमाप कहलाती है। क्या कहलाती है? परिमाप। ठीक है। इस प्रकार से कोई भी आकृति हो, उसके घिरे हुए जो पूरी एरिया रहती है, पूरा क्षेत्र घिरा हुआ भाग रहता है, उसको हम क्षेत्रफल भी कहते हैं। ठीक है ना। तो इसमें हमने कुछ आकृतियां ऐसी देखी हैं जो 2D प्रकार की हैं, जिनमें लंबाई और चौड़ाई रहती है। 2D 2 डायमेंशन माने जिसमें दो ही चीजें रहती हैं, लंबाई और चौड़ाई। ऐसी आकृतियों में हमने देखा है कि हमारे पास आयत, वर्ग और त्रिभुज ऐसी आकृतियां होती हैं। इनका हमने परिमाप और क्षेत्रफल ज्ञात करना पिछली कक्षाओं में सीखा है। और ये देखिए, यहाँ पे त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का जो सूत्र है, ये हमें बिल्कुल जरूर अच्छे से याद रखना है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार गुणित ऊंचाई। इसको तो आप लिख लीजिए और इसको बार बार जो है याद कर लीजिए। और दूसरा सूत्र होता है समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। समचतुर्भुज का जो क्षेत्रफल है, ये देखिए यहाँ पे दिया गया है 1/2 और पहला विकर्ण गुणित दूसरा विकर्ण। ये भी हमें याद ही करना है, इसलिए इसको भी आप अच्छे से लिख लीजिए और ताकि ये हमें याद रहे। ठीक है ना। आगे देखिए, इसी प्रकार के और भी क्षेत्र दिए गए होंगे। यहाँ पे देखें तो ये विभिन्न प्रकार के जो बहुभुज बने हुए हैं, इनके क्षेत्र किस प्रकार से निकाले जाते हैं, इनको भी थोड़ा समझिए। हमें ऐसी आकृतियाँ, विभिन्न प्रकार के बहुभुजे हमें मिल सकते हैं, उनकी अलग अलग आकृतियाँ रहती हैं, उनके क्षेत्रफल हम कैसे ज्ञात करें। तो हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात है, हमें समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात है ना। तो यहाँ देखते हैं, जैसे ये आकृति बहुभुज की है, पंचभुज बना हुआ है। इसमें यदि हम यहाँ से सीधी लाइन खींच देते हैं तो यहाँ देखा ऊपर वाली आकृति क्या बन जाती है, ये त्रिभुज बन जाती है। और त्रिभुज का क्षेत्रफल हम निकालना सीखे हैं। और ये आयत है, आयत का क्षेत्रफल भी आपने निकालना सीखा है, लंबाई गुणित चौड़ाई, है ना। और त्रिभुज का हमने अभी पढ़ा है। वैसे ही हम इसका भी, यदि हमारा सीधा यहाँ से दूरी हमें मालूम होती है सिर से नीचे तक, और ये आधार दिया है, तो हम इस आकृति का क्षेत्रफल सीधे हमें 1/2 आधार गुणित ऊंचाई कर देते हैं। ठीक है। चलिए आगे देखें, और भी इसी प्रकार के क्षेत्रफल हमें निकालना है, बहुभुज का क्षेत्रफल। तो हम इनमें क्या करते हैं, जैसे इन्होंने बताया कि ये त्रिभुज का ये आयत है, तो दोनों को हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे, जो भी हमारे पास आ जाएगा। तो यहाँ देखा, दोनों को जोड़ करके भी बताया गया है इसमें। आगे चलिए, इसमें देखिए, यहाँ पर यह विशेष प्रकार की एक आकृति दी गई है षष्ठभुज की। यहाँ देखें तो हम इसका क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करते हैं। देखिए, यहाँ पे सीधी लाइन खींच देते हैं। ये हमें मालूम है कि क्यू यू कितने, मतलब इसकी लंबाई है, और ये देखिए पी से सीधे लंब गिरा देते हैं, तो ये त्रिभुज बन जाता है। त्रिभुज का ये आधार हो जाएगा, ये ऊंचाई, आधार गुणित ऊंचाई, 1/2 आधार गुणित ऊंचाई, ये त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा हमें। उसी प्रकार से हम नीचे वाले का भी ज्ञात कर लेंगे, है ना। और देखना, ये मध्य में क्या बन जाता, आयत, ये आयत है, तो इस आयत का क्षेत्रफल भी हम क्या करेंगे, ज्ञात कर लेंगे, और तीनों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। बस इस प्रकार से इस आकृति का क्षेत्रफल निकल आएगा। तो इन लोगों ने भी यही किया है, पहली आकृति का क्षेत्रफल निकाल लिया, इसके बाद आर एस टी इस आकृति का निकाला, और बाद में ये आयत जो है हमारा, इस आयत का क्षेत्रफल निकाला, और तीनों को क्या किया, जोड़ दिया। तो जोड़ने पर हमें क्षेत्रफल प्राप्त हो गया। ठीक, चलिए आगे देखें। इसी प्रकार के और भी हमें प्रश्न दिए गए हैं। तो इन सभी आकृतियों को एक बार यहाँ जो दिया गया है आगे, इनको जरूर अच्छे से समझ लीजिए। प्रश्न तो बाद में ठीक है करेंगे ही, लेकिन यह जानकारी बहुत ही कंपलसरी रहती है, बहुत ही जरूरी रहती है, इसको हमें समझ लेना चाहिए। देखिए, यहाँ पर आकृतियाँ जो बताई गई हैं, 3D आकृतियाँ, 2D आकृतियाँ, 3 डायमेंशन और 2 डायमेंशन। 2 डायमेंशन माने दो दिशाएं होती हैं, लंबाई और चौड़ाई की, और इसमें 3 डायमेंशन लंबाई चौड़ाई के साथ ऊंचाई माने ऊपर की तरफ भी उसकी आकृति रहती है, तो ये 3 डायमेंशन कहलाती हैं। 3D आकृतियाँ हैं, ये 2D आकृतियाँ। ठीक है। तो इस प्रकार से देखिए, ये हमें आकृतियाँ दी गई हैं।
तो यह है बेलन, ये शंकु, यह प्रिज्म बोलते हैं इसके लिए, और ये हमारा क्या हो जाता है, घन हो जाता है। तो ये आकृतियां हमें दी गई हैं, इनके हमें छेद, ये 3D आकृतियां हैं, लंबाई चौड़ाई के साथ साथ इनमें ऊंचाई होती है, और इन 2D आकृतियों में लंबाई चौड़ाई ही रहती है, ठीक है ना। इनके ये बाहर वाले ये फलक इन्होंने ये बता दिए, तो ये 2D आकृतियों में बदल गए। यदि हम इनके फिर ऊपर वाले हिस्से को काट दें और सीधे जमीन से लिटा दें, तो इस प्रकार से ये 2D आकृतियां बन जाती हैं। ये भी विभिन्न प्रकार की आकृतियां यहाँ बताई गई हैं। तो इनका क्षेत्रफल या पृष्ठीय क्षेत्र क्या होता है, तो यहाँ देखें एक घनाभ दिया गया है कि घनाभ का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो कैसे निकालते हैं। यहाँ पे देखिए अलग अलग पृष्ठों का क्षेत्रफल निकाल करके इन्होंने बताया। तो इसमें जो हमारा घन या घनाभ होता है उसमें 6 पृष्ठ रहते हैं, तो इन 6 ही पृष्ठों का क्षेत्रफल लंबाई गुणित चौड़ाई, लंबाई गुणित चौड़ाई के आधार पर निकाला है। पहले पृष्ठ का, दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें, 6 पृष्ठ रहते हैं। 6 पृष्ठ यानी 6 फलक, इन 6 का हमें क्षेत्रफल ज्ञात करके और सीधा इकट्ठा सूत्र बना करके ये देखिए यहाँ पे, तो इन्होंने लिख दिया घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, ये सूत्र हमें याद किए हुए रहना है। तो यहाँ पे LBH के रूप में है LBH। एल का मतलब होता है लेंथ यानी लंबाई, ब्रेथ चौड़ाई, हाइट ऊंचाई, ठीक है, इस रूप में बताए गए हैं, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई के रूप में ये लिखा हुआ है। तो इस सूत्र को भी हमें क्या करना, याद कर लेना। अब हम कभी भी पृष्ठीय क्षेत्र निकालना है, लंबाई दी, चौड़ाई दी, ऊंचाई दी, तो हम इसमें क्या करेंगे, सीधे मान रख देंगे और इनको जोड़ के गुणा कर देंगे, ठीक है। तो ये हमारा पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा। यहाँ आगे देखिए और भी इसमें दिए गए हैं इस प्रकार से। देखिए ये भी हमारा यहाँ पे घन दिया गया है, घन की आकृति है, इनमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों बराबर दी गई हैं, फैला करके भी इनको उन्होंने बताया है। तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल यहाँ पे देखें, इसमें जो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों बराबर है, यानी तीनों L के बराबर दी गई हैं। तो इस प्रकार से हम इसका भी क्षेत्रफल ज्ञात कर लेते हैं, और यहाँ पे घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाता है 6L का वर्ग, ठीक है। तो ये जो इसके पृष्ठ होते हैं ये इस प्रकार से हम निकालते हैं कि इसमें 6 पृष्ठ होते हैं, और एक का जो क्षेत्रफल आएगा वो लंबाई गुणित चौड़ाई आ जाएगा, तो L का वर्ग आ जाएगा, 6L का वर्ग, ये घन का क्या हो जाएगा, पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। तो इस प्रकार से हमें इसको निकालना है। चलिए आगे देखिए और भी इसमें दिए गए हैं। तो यहाँ देखें ऐसी आकृतियाँ दी गई हैं हमें जिनके क्षेत्रफल ज्ञात करना है, जिनके क्षेत्रफल हमें निकालना सीखना है। हमने तो दैनिक जीवन में अधिकतर बेलनाकार आकृतियाँ, लंबवृत्तीय है, बेलन आकृतियाँ, जैसे पानी का पाइप है, मोमबत्ती है, ड्रम है, गोल खंबा है, ट्यूबलाइट है, इत्यादि ऐसी आकृतियाँ देखी हैं जिनमें इस प्रकार की रहती हैं। यहाँ देखिए नीचे बताई जा रही हैं, है ना। तो इनके भी हमें क्षेत्रफल निकालना होते हैं, और ऐसी आकृतियों के क्षेत्रफल को हम बेलनाकार आकृतियाँ बोलते हैं। कौन सी आकृतियाँ, बेलन की आकृति, ठीक है ना। तो इनका क्षेत्रफल क्या हो जाता है, इनका क्षेत्रफल देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 2πRh, इनका पास पृष्ठीय क्षेत्रफल है पूरा, ठीक है। 2πRh जो गोलाई आकृति में रहता है, ये घूमता हुआ ये क्षेत्रफल है, इसमें ऊंचाई नहीं दी गई, तो 2πRh, इससे हम इसको वक्र पृष्ठ जिसको बोला जाता है, यानी जो गोलाई वाली आकृति है, पास पृष्ठीय क्षेत्रफल कहलाता है, ठीक है। चलिए आगे देखें और भी यहाँ पे बताए गए हैं चित्र, इन चित्रों के माध्यम से भी हम देख सकते हैं। यहाँ पर हम बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल किस प्रकार से ज्ञात करेंगे। पूरे बेलन का, संपूर्ण बेलन जो रहती है इसमें 2 ऊपर के सिरे जो क्षेत्र जो वृत्ताकार रहते हैं, ये क्षेत्र भी इसी में जुड़ जाते हैं। जब ये दोनों इसके जुड़ जाते हैं तो फिर इसका क्षेत्रफल बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये सूत्र बन जाता है 2πr/h, ठीक है। इसको भी हमें लिख लेना है और इसको याद कर लीजिए, देखेंगे आगे अभी इन सूत्रों का उपयोग होगा तो आपको वहां पर भी बताया जाएगा। चलिए अब यहाँ देखिए थोड़े इस पृष्ठ पर नजर डालिए, ये जो तीनों हमने अभी सूत्र देखे हैं उनको एक साथ इस प्रकार से लिख दिया गया है। तो इन सभी को हमें क्या करना है, याद कर लेना है, ठीक है। तो इनको जरूर आप एक बार अच्छे से लिख लें और इनको याद कर लें, ठीक। चलो आगे देखो, आगे भी इसमें इस प्रकार से बताए गए हैं। घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, यह है घनाभ, है ना। इस आकृति की आकृति बनती है इसमें घनाभ में, और यहाँ हमारे बहुविकल्पीय प्रश्न दिए गए हैं। आगे देखें तो और भी देखिए, अभी इसमें और भी इस पृष्ठ पर आकृतियाँ दी गई हैं। इन आकृतियों को देखिए तो इसमें लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई वाली आकृतियाँ दी गई हैं। घनाभ है, ये घनाभ में लंबाई चौड़ाई ऊंचाई होती है, और उनके यहाँ पे क्षेत्रफल बताए गए हैं, या और इनके क्षेत्रफल भी, और यानी कहना चाहिए इनके आयतन, लंबाई गुणित चौड़ाई, तो इनको आयतन के रूप में लिखा जाएगा, ठीक है। तो ये सभी के आयतन हैं, और आयतन को जो सूत्र होता है वो भी से प्रदर्शित किया जाता है कि भी बराबर, यानी इसका बालूम माने होता है आयतन, तो भी लिख देते हैं। चलिए आगे देखें, ये सभी आकृतियां आप देखते जा रहे हैं जिनमें लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई है, तो तीनों का गुणा कर देंगे तो इन सभी आकृतियों क्या बन जाएंगे, क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएंगे। चलो आगे देखें, प्रश्नों के माध्यम से भी हम बहुत कुछ इसमें सीखेंगे क्षेत्रफल में। तो यहाँ देखें
इसमें देखिए तो घनाभ का आयतन आधार का क्षेत्रफल गुणित ऊंचाई ये भी लिखा हुआ है, ये भी रहता है इसमें। यदि हमें घनाभ का आयतन निकालना है तो आधार का क्षेत्रफल दिया और ऊंचाई दी गई है, तो इसके माध्यम से भी हम क्या करेंगे, घनाभ का आयतन ज्ञात कर लेंगे। ठीक इसी प्रकार से घनाभ के आयतन में लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई, तीनों इस प्रकार से हम लिख के, ये सूत्र भी हमें याद रखना है आयतन की, घनाभ का आयतन। घनाभ के आयतन के साथ साथ इसी प्रकार से दूसरा सूत्र बन जाता है घन का। तो घन का आयतन भी क्या हो जाता है, एल का घन, यानी लंबाई गुणित लंबाई गुणित लंबाई, चौड़ाई चौड़ाई कुछ भी कहो इसको, क्योंकि वो बराबर रहती है। आधार का क्षेत्रफल गुणित ऊंचाई, तो उसमें एल एल रहेंगे, घन है ना, सभी भुजाएं यानी तीनों भुजाएं उसकी बराबर रहेंगी, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई की। ठीक है, तो उसको हम एक ही या भुजा 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 ऐसा बोलते हैं, या एल एल के रूप में लिख देते हैं। चलिए आगे देखें, और भी इसमें जो कुछ भी दिया गया है एक बार इसको अच्छे से देखते चलिए। यहाँ पे देखिए ये बेलन बताया गया है कि बेलन का क्षेत्रफल किस प्रकार से हम ज्ञात करते हैं और बेलन का आयतन कैसे ज्ञात करते हैं। यहाँ देखें बेलन के आयतन के लिए कुछ गतिविधि इन्होंने इस प्रकार से यहाँ पे बताई गई है कि बेलन बनती कैसे है। जैसे आपने देखा होगा कि वृत्त का क्षेत्रफल, एक वृत्त है, एक वृत्ताकार एक पहिया ले लिया इन्होंने, उस वृत्त का क्षेत्रफल मान लीजिए इन्होंने देखा कि पाई आर का वर्ग है, और इस प्रकार से हम यहाँ पे बहुत से उसी प्रकार के पहिए लगाते जाएंगे तो ये बेलन बन जाएगी। और बेलन बनने पर ये पूरी क्या हो जाती, जितने पहिए हैं उतनी उसकी ऊंचाई बन जाती। मान लीजिए यहाँ पे हमने एच पहिए लगा दिए तो ऊंचाई क्या हो जाएगी, एच। ठीक है ना, तो इसको हम आयतन को पाई आर वर्ग एच इस प्रकार से लिखेंगे कि बेलन का आयतन बराबर पाई आर वर्ग एच। ठीक, यह हो जाता है बेलन का आयतन। इसी प्रकार से घन का आयतन हम जब निकालते हैं तो यहाँ पे देखें जो घनाभ रहता है और घन रहता है, तो घन का आयतन तो सीधा सीधा एल का घन हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि उनमें तीनों क्या रहते हैं, समान रहेंगे। चलो यहाँ से आगे देखिए, अब यहाँ मिलते हैं हमें इसके बाद में ये देखिए, यहाँ से हमारे ऑब्जेक्टिव प्रश्न दिए गए हैं जो परीक्षा में पूछे जाते हैं, और प्रत्येक पेपर में 10 ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाते हैं जिनकी हमें तैयारी यहीं से करना है, इन्हीं पाठों के माध्यम से। अब हमें मालूम नहीं है कि कौन से पाठ से कितने ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाते हैं, यानी ये तो निश्चित है कि प्रत्येक जो हमारा अध्याय दिया गया है उसमें से कम एक प्रश्न तो पूछा ही जाएगा। तो हमें इनको यहीं से कंप्लीट करते हुए चलना है। तो देखें प्रश्न एक दिया है, इसमें दिया गया है कि यदि एक घन की भुजा को उसकी मूल भुजा से 10 गुना बढ़ा दिया जाए तो उसके आयतन में क्या परिवर्तन होगा। भाई उसका आयतन 10 गुना बढ़ा दिया तो 10 ही गुना बढ़ जाएगा, है ना। मान लीजिए अब हमने कोई भी हमारे पास वस्तु है ना, मूल भुजा से 10 गुना। अब मान लो हमारे पास में जो भी वस्तु थी तो वो वस्तु कितनी है। तो यहाँ थोड़ी सी बात समझने की रहती है कि यदि मान लीजिए हमारी किसी भी मान लीजिए हमारा ये घन बना हुआ है जिसमें लंबाई हमारी 1 सेंटीमीटर थी, चौड़ाई भी 1 सेंटीमीटर थी, और उसकी ऊंचाई भी कितनी थी, 1 सेंटीमीटर का। मान लीजिए इस प्रकार से जो हमारा घन बना हुआ है। अब इस घन में हम देखें कि इस घन में हमारी प्रत्येक भुजा की लंबाई क्या दी गई थी, 1 सेंटीमीटर, 1। अब हमने इसको क्या किया है, प्रत्येक को हमने कितना बढ़ा दिया, 10 गुना बढ़ा दिया। तो 10 ये हो जाएगी, 10 ये हो जाएगी, ऊंचाई भी कितनी हो जाएगी, 10 हो जाएगी। तो हम 10 का 3 बार गुणा कर दें, 10 गुणे 10 गुणे 10, 10 लंबाई बढ़ गई, 10 गुना चौड़ाई बढ़ गई, 10 गुना उसकी ऊंचाई बढ़ गई। तो इनका गुणा कीजिए कि उसका जो आयतन है वो कितना बढ़ जाएगा, 10 गुना लेकर के वो कितना, 1000 गुना बढ़ जाएगा। यदि हम इसको गुणा करते हैं तो कितना आ जाएगा, 1000 आ जाएगा। तो 1000 गुना बढ़ जाएगा, जो कि ए ऑप्शन में दिया गया है। तो ए ऑप्शन में सही करके यहाँ हम उसको नीचे लिख देंगे। ठीक है, चलिए प्रश्न दूसरा देखिए। प्रश्न दूसरा में दिया गया है, यहाँ पर दिया कि यदि हम 2 सेंटीमीटर भुजा वाले, जिनकी भुजा 2 सेंटीमीटर, 2 घनों को आपस में जोड़ते हैं तो प्राप्त घनाभ की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई बताइए क्या होगी। यदि हमने 2 घनों को आपस में जोड़ दीजिए, अब मान लीजिए 2 घन इस प्रकार से हैं, तो यहाँ इस प्रकार से समझना होगा इसके लिए कि हमारे पास 2 घन हैं। अब मान लीजिए हमारे पास एक घन ये है, ठीक है, इसकी लंबाई चौड़ाई कितनी है, 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर भुजा लिखा है, इनकी भुजा की लंबाई
चौड़ाई ऊंचाई दो दो सेंटीमीटर है ना। तो दो घनों को आपस में, इसके साथ हम एक घन और जोड़ दें इस प्रकार से 2 सेंटीमीटर ही वाला। तो ये देखिए, दो ये थी, कितनी हो जाएगी 4, और इसकी चौड़ाई में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है और ना ही इसकी ऊंचाई में परिवर्तन हुआ है। तो सिर्फ क्या बढ़ जाती है, लंबाई 4 सेंटीमीटर हो जाएगी, बाकी उसकी चौड़ाई और ऊंचाई 2-2 सेंटीमीटर ही रहेगी। तो ये किस में दिया है, ये दिया था सी वाले ऑप्शन में। तो सी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पे 4 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर ये हम यहाँ पे लिख देंगे। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है तीसरा। अब यहाँ देखिए प्रश्न है तीसरा, इसको देखिए। तो इसमें दिया हुआ है एक समचतुर्भुज के दो विकर्णों की लंबाइयाँ दी गई हैं, क्रमशः 30 सेंटीमीटर और 16 सेंटीमीटर है। इसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो हमने अभी विकर्णों के क्षेत्रफल, इसके समचतुर्भुज का क्षेत्रफल देखा था, उसमें था कि 1/2 पहला विकर्ण गुणित दूसरा विकर्ण, दोनों को हमें क्या करना है, गुणा कर देना है। तो यहाँ पर देखें पहला विकर्ण कितना दिया है, 1/2, पहला विकर्ण 30 है, दूसरा विकर्ण 16 है। इनका हम आपस में गुणा कर लेते, 2 से इसको काट लिया, 2 अट्ठे 16, 8 3 24, 240। कितना आ जाएगा उत्तर, 240। यहाँ हम लिख देंगे 240 वर्ग सेंटीमीटर। किस ऑप्शन में दिया, ये देखिए यहाँ पे ए वाले ऑप्शन में दिया, यहाँ लिख देंगे ए। ठीक है, ये हमारा उत्तर हो जाएगा। इसी प्रकार से अब चौथा प्रश्न है, इसको भी समझिए आप। यहाँ पे दिया गया है, ये सभी सूत्र हैं जो हमने पहले बताए थे कि इनको याद करके रखना। तो याद नहीं आपने किए होंगे तो आपसे ये सवाल समझ में नहीं आएंगे। चलिए यहाँ देखिए प्रश्न चौथे में इसमें दिया है कि यदि एक घनाभाकार टंकी जिसमें ढक्कन नहीं है, घनाभ के आकार की है। तो घनाभ की आकृति आपने देखी, जैसे डिब्बा रहता है ना। उसकी लंबाई दी गई है 1 मीटर, चौड़ाई दी गई है 1 मीटर और गहराई दी गई यानी ऊंचाई दी गई है 2 मीटर। ठीक है ना। तो लंबाई चौड़ाई 1 है और गहराई यानी उसकी ऊंचाई 2 मीटर दी गई है। तो अब यहाँ देखें कि जो हमारा घनाभाकार टंकी होती है उसका हमें क्या निकालना है, पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो उसका हमारा कौन सा क्षेत्र नहीं है, सिर्फ में ढक्कन नहीं है, तो ऊपर वाला हमारा पृष्ठ नहीं होगा, बाकी 5 पृष्ठ होंगे। तो इसका जो सूत्र है हमने देखा है अभी, सूत्र जो हमारे पास था उसमें था कि 2 गुणित एल और बी, लंबाई गुणित चौड़ाई। तो इसमें देखें एल बी था और इसके बाद में गुणित में दूसरी राशि हमें जो दी गई है, तो दूसरी को हम यहाँ जोड़ते हुए लिखते हैं कि 2, यहाँ पे 2 आ जाएगा और इसकी मान लीजिए हम लंबाई के साथ ऊंचाई लेते हैं तो एल एच आ जाएगी। क्या है उसमें, एल एच, और धन 2 इसके साथ में है, हमारी ऊंचाई के साथ में हो गई। अब हमारी मानी हमारी जो चौड़ाई है, चौड़ाई के साथ में ऊंचाई, तो बी एच आ जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से हम इसको देखें तो इसमें हम अपने मान रखेंगे। अब इसमें क्या नहीं है, एक में हमारा क्या नहीं है, ढक्कन नहीं है ऊपर वाला, तो एक इसका किसी का भी हम एक कम कर देंगे। मान लीजिए हमारे यहाँ से एक कम हो जाता है तो एल बी बस बचेगा, यानी हमारा नीचे वाला जो पृष्ठ है, टंकी आपने देखी होगी इस प्रकार से हमारी जो टंकी रहती है, ये टंकी, अब यह हमारा ऊपर वाला ढक्कन नहीं है। ठीक है ना, ये तो हम इसका क्षेत्रफल नहीं निकालेंगे, बाकी हमारे जो 5 फलक बचेंगे उनका क्षेत्रफल निकालेंगे। तो यहाँ देखें जो सूत्र दिया है उसके अनुसार लंबाई और ये ऊंचाई हो जाएगी। लंबाई कितनी दी गई, 1 दी गई है, और चौड़ाई कितनी दी गई है, ये भी 1 दी गई है। धन यहाँ पे 2 देखें, लंबाई 1 दी गई है और हमारी यहाँ पे ऊंचाई 2 दी गई है। ठीक, धन यहाँ पर भी 2 गुणित यहाँ पे चौड़ाई 1 होगी, ऊंचाई दी गई 2, तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे 1 एकम 1, 2 दूनी यहाँ पे 4 मिल जाएंगे और 2 दूनी यहाँ पर भी 4 मिल जाएगा। तो 4 4 8 और 1 9, उत्तर आ जाएगा 9। यहाँ पे उत्तर 9 वर्ग मीटर लिखेंगे। और ये किस ऑप्शन में दिया, बी वाले में, तो बी वाला ऑप्शन हम यहाँ पे सही करते हुए यहाँ इसको लिख देंगे। ठीक है, चलिए प्रश्न 5वां देखिए, इसी प्रकार से है कि 1 घन मिलीमीटर किसके बराबर है। तो 1 घन मिलीमीटर यानी हम देखते हैं कि 1 मिलीमीटर बराबर 1 mm, 1 मिलीमीटर बराबर होते हैं 1 मिलीमीटर बराबर 1/10 सेंटीमीटर के बराबर। ठीक है ना, 1 मिलीमीटर 1/10 सेंटीमीटर के बराबर, या हम ऐसा कहें कि 1 सेंटीमीटर बराबर 10 मिलीमीटर होते, तो 1 मिलीमीटर 1/10 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो हमें करना क्या है, यहाँ पे इस मिलीमीटर को सेंटीमीटर में बदलना है, इस मिलीमीटर को। तो यहाँ देखें लिखा है कि किसके बराबर है, यहाँ सभी सेंटीमीटर 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 घन सेंटीमीटर में लिखे हुए हैं, तो घन ही दिया गया है यहाँ पे। तो अब देखें कि 1 मिलीमीटर में 1/10 सेंटीमीटर होंगे, तो घन में कितने, इसका हम 3 बार गुणा कर देंगे, 3 बार गुणा करेंगे तब ये घन बन जाएगा। तो 1/10
1/10 हम कितने बार लिखेंगे, ऐसा हम 3 बार लिखेंगे। तो 1/10 गुणित 1/10 गुणित 1/10, अब ये घन हो गया, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों से, है ना। तो अब इसका यदि हम गुणा करें तो 1 कितना आ जाएगा 1000, और इसको जब दशमलव में तोड़ेंगे तो 0.001 ये आ जाएगा 0.00 घन सेंटीमीटर। सॉरी, 2 शून्य रहेंगे, यहाँ पे दशमलव लगा देना, 0.00, क्योंकि 3 अंकों बाद दशमलव लगाना, तो 1 2 3 यहाँ पे आ जाएगा 0.001। ये किस में दिया गया है, सी वाले ऑप्शन में दिया गया है, यहाँ पे सी वाला ऑप्शन ये सही हो जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। यहाँ देखिए प्रश्न 6वां दिया गया है कि एक ऐसे घन की भुजा ज्ञात कीजिए जिसका पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल 400 वर्ग सेंटीमीटर है। ठीक है ना, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी जो बाहर वाला रहता है वो इसमें दिया गया है। तो यहाँ देखें, हम देखते हैं कि घन की भुजा कितनी होती है। मान लीजिए घन की भुजा ए सेंटीमीटर की है, ठीक है ना, भुजा ए। अब घन है तो तीनों भुजाएं ए रहेंगी उसकी। तो पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, हमने देखा कि 4a का वर्ग। अभी जो सूत्र दिया था उसमें हमने देखा, हमने यहाँ पे ए लिख दिया है, लेकिन उसमें जो है एल दिया गया, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल 4l का वर्ग, ऐसा। अब हम यहाँ भुजा को ए लेते हैं तो हम ए भी लिख सकते हैं, यहाँ पर एल भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो एल निकालो या ए निकालो, तो हमने यहाँ पे ए लिख दिया, 4a का वर्ग बराबर 400, ठीक है ना, ये दिया गया है। तो ए वर्ग बराबर इस 4 का क्या हो जाएगा, इस 4 का हम दोनों पक्षों में भाग लगा देंगे, यहाँ भी भाग लगा दिया, यहाँ भी भाग लगा दिया, और इसको 4 से काट दिया, तो 100 वर्ग सेंटीमीटर। ये देखिए यहाँ पर ए वर्ग बराबर 100 आ गया। अब ए वर्ग बराबर 100 है तो 100 जो है किसी संख्या का वर्ग, 10 गुणे 10 इसको लिख सकते हैं बराबर में, कि 10 गुणे 10 यानी 10 का वर्ग। तो यहाँ हमने लिख दिया 10 का वर्ग। अब देखें यहाँ पर ये वर्ग वर्ग बराबर हो जाते हैं तो हमारे आधार बराबर होते हैं। यदि वर्ग समान हैं, ठीक है ना, तो आधार बराबर होते हैं, तो ये बराबर निकल आता है 10 सेंटीमीटर। उत्तर बराबर आ जाएगा 10 सेंटीमीटर। यानी जो हमारा घन दिया गया था उसकी भुजा, इसको हम चाहें तो लिख सकते हैं, इसलिए भुजा बराबर 10 सेंटीमीटर। ठीक, इस प्रकार से हमें इसको लिखना है। आगे देखिए अगला जो प्रश्न 7वां है। यहाँ देखिए प्रश्न 7वां दिया गया है कि 21 सेंटीमीटर चौड़ाई वाले एक आयताकार कागज को चौड़ाई के अनुदेश मोड़ करके यह 20 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक बेलन बनाया जाता है। तो बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए। अब आप कागज मोड़िए, यहाँ पर देखिए ये आयत की आकृति का मान लीजिए हमारे पास में एक ये इस प्रकार से एक कागज है, ठीक है ना, ऐसा ऐसा यदि हमारे पास ये कागज होता है। अब हम इसको क्या करेंगे, चौड़ाई के अनुदेश मोड़ेंगे, यानी यहाँ से इसको क्या करेंगे, मोड़ते जाएंगे तो बेलन बन जाएगा। इसकी चौड़ाई कितनी दी गई, 21 सेंटीमीटर। हम इसको सीधा मोड़ते हैं, मोड़ने पर एक बेलन बनता है। जब ये बेलन बन जाएगा तो ये इस आकृति का जो है ऐसा ऐसा ये बेलन का रूप धारण कर लेगा ये कागज, ठीक है ना, इस प्रकार का। तो अब देखें जो इसकी चौड़ाई थी ये 21 सेंटीमीटर, ये 21 सेंटीमीटर किस में परिवर्तन हो जाएगी, ऊंचाई में। बेलन की ये ऊंचाई आ जाएगी 21 सेंटीमीटर। और इसमें दिया गया है कि उसको मोड़ करके 20 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला बेलन बनाया जाता है। अब इसकी त्रिज्या कितनी हो जाती है, जो गोलाई होती है इसकी त्रिज्या आर बराबर 20 सेंटीमीटर दिया गया है, ठीक है ना। तो हम यहाँ लिख देंगे कि बेलन की ऊंचाई बराबर 21 सेंटीमीटर है, त्रिज्या आर बराबर 20 सेंटीमीटर है। बेलन का आयतन ज्ञात करना है, तो बेलन के आयतन का सूत्र अभी हमने पढ़ा है, बेलन का आयतन भी बराबर पाई आर वर्ग एच, ये हमने पढ़ा है, ठीक है ना। इसमें हम मान को रख देंगे, आर और एच के मान को यहाँ पर रखेंगे। तो देखिए ये कहलाता है पाई। क्या कहलाएगा ये, पाई। पाई का मान जो होता है ये होता है 22/7। ये भी हमें याद रखना कि पाई बराबर 22/7 होता ही है, इसको याद ही रखिए। जहाँ भी पाई आता है वहाँ पे 22/7 इस प्रकार से रखें। आर वर्ग ये 20 दिया तो 20 गुणित 20 दो बार लिखना, वर्ग माने 2 बार। एच 21 दिया, यहाँ 21 लिख दिया, और बस इसको काट दीजिए, 7 एकम 7, 7 दिया 21, इन सब का गुणा कर लीजिए तो कितने हो जाएंगे, 22 3 66। 66 में 2 दूनी 4 और 2 शून्य बढ़ा दीजिए, 66 में 4 का गुणा कर दीजिए तो 264 और ये 2 शून्य, ठीक है ना। तो कितना आ जाएगा 26,400। यहाँ पे हमें आयतन निकालना है, तो आयतन में हमेशा ध्यान रखना ये घन सेंटीमीटर में लिखा जाएगा, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई रहती है इसमें, इसलिए हमेशा इसको घन सेंटीमीटर में लिखना है, और ये हमारा उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 8वां देखिए यहाँ पे, प्रश्न 8, 5 सेंटीमीटर भुजा वाले घन का आयतन ज्ञात कीजिए। घन दिया है, अब 5 सेंटीमीटर भुजा है तो सभी भुजाएं उसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई 3 और 5 5 रहेंगी। भुजा ए बराबर 5 सेंटीमीटर। घन का आयतन क्या होता है, भुजा का घन या ए का घन, या फिर हमने पढ़ा है कि एल का घन, ये भी एल लिख सकते हो इसकी जगह पे, ए की जगह पे, ठीक है ना। हमें तो यहाँ भुजा का घन
मतलब उस पर 3 की घात लगाना है। तो ए का मान 5 दिया गया है या एल का मान 5, 5 का घन, 5 का 3 बार गुणा करें, 5 25 पंचे 125 और ये काय में लिखेंगे आयतन है, इसलिए घन सेंटीमीटर में लिखा जाएगा, यहाँ घन सेंटीमीटर, ये उत्तर आ जाएगा। ठीक है, चलिए 9वां प्रश्न भी इसमें देखें तो 9वां प्रश्न यहाँ पे ऐसा दिया गया है कि एक ऐसे घनाभ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अब घनाभ है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई रहेगी इसमें, तो जिसके आधार का क्षेत्रफल दिया गया है, आयतन दिया गया। ठीक है, अब आधार का क्षेत्रफल अपन लोगों ने देखा है कि आधार का क्षेत्रफल गुणित ऊंचाई बराबर होता है घनाभ का क्षेत्रफल। तो यहाँ देखें इस प्रकार से घनाभ का आयतन बराबर ये दिया गया, क्षेत्रफल दिया गया, दोनों चीजें दी गई हैं। तो यहाँ देखें ऊंचाई बराबर सीधे इसका जो ऊंचाई हो जाती है घनाभ का आयतन बटे आधार का क्षेत्रफल, दोनों को इस प्रकार से लिख देंगे, ये सूत्र है। तो ये आ जाएगा हमारा इसका आयतन दिया 90 और क्षेत्रफल दिया 18, 90 बटे 18, 18 से काटें, 18 एकम 18, 18 पंचे 90, ऊंचाई आ जाएगी 5 सेंटीमीटर। बिल्कुल सरल है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे देखिए, यहाँ पर देखिए प्रश्न 10वां दिया गया है कि एक कंपनी जो है चाय पत्ती बेचती है और चाय पत्ती को पैक करने के लिए क्या करती है, घनाभाकार डिब्बों का उपयोग करती है। घनाभ के आकार के डिब्बे मतलब उसके पास है, मतलब वो खरीदती है। और डिब्बा पी दिया गया है, एक जो घनाभाकार डिब्बे हैं उनका प्रकार दिया गया कि पी प्रकार का डिब्बा है, उसकी विमाएँ दी गई हैं कि उसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई यानी उसका आयतन दिया गया। ठीक है, और एक क्यू प्रकार के डिब्बा है, उसकी विमाएँ दी गई हैं, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई, ये तीनों। ठीक है ना, 2 प्रकार के उसके पास डिब्बे हैं जिनकी लंबाई चौड़ाई अलग अलग दी गई है, इसकी लंबाई चौड़ाई और इसकी लंबाई चौड़ाई अलग अलग है। ठीक है ना, अब देखें डिब्बे का कौन सा आकार कंपनी के लिए आर्थिक दृष्टि से लाभदायक होगा। और भाई जिसमें जो है ज़्यादा कहना चाहिए उसकी चाय पत्ती चली जाए और आय सस्ता कहना चाहिए, छोटा होगा तो कम का आएगा। तो इस प्रकार से आर्थिक दृष्टि हमें देखना है। तो यहाँ देखें सबसे पहले तो इसकी जो विमाएँ दी गई हैं, ये आयतन दिया गया, ये आयतन, दोनों के आयतन निकालें। तो पी का आयतन क्या हो जाएगा, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दी गई है, तीनों का गुणा करें बराबर 480 घन सेंटीमीटर हो जाएगा, ये पी का आयतन होगा। इसी प्रकार से क्यू का आयतन 2 × 10 × 24 इनका हमने गुणा किया तो बराबर ये भी 480 घन सेंटीमीटर आया। दोनों के आयतन बिल्कुल बराबर हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आयतन तो इनको निकले, यानी वजन दोनों का एक बराबर है। ठीक है, अब इनके पृष्ठीय क्षेत्र निकालिए जिनकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दी गई है। तो पृष्ठीय क्षेत्र का सूत्र हमने देखा कि 2 AB BC C है, हमने सीधा सीधा लिखा है क्योंकि वहाँ पे जो इसकी यहाँ लंबाई चौड़ाई ऊंचाई के रूप में हमने C का प्रयोग किया है और ये लोग ऊंचाई के रूप में H का प्रयोग कर रहे हैं, है ना। तो यहाँ पर जो लंबाई है वो L है, L के रूप में प्रयोग करते हैं और ऊंचाई को H, बाकी ज्यों का त्यों है। तो हमने इसको ABC के रूप में याद किया है, तो ये तो आप बिल्कुल इसी प्रकार से याद रखिएगा। अब आगे देखें तो इसमें हमें P बराबर, अब इसके ए का मान कितना दिया गया, बी का मान कितना दिया, लंबाई चौड़ाई और सी ऊंचाई है, तो इनके मान हमने यहाँ पे क्रम से रख दिए। ये लंबाई हो जाएगी, ये हमारी चौड़ाई हो जाएगी और ये ऊंचाई हो जाएगी, है ना। इनको हमने ए बी और इसको सी माना, ठीक है ना। तो यहाँ पे मान रख दिए, तो 3 × 8 धन 8 × 20 और धन 20 × 3 और हमने इनका गुणा किया तो सभी का गुणनफल आया 488 ये वर्ग सेंटीमीटर। यह हमारा आयतन आ गया। किसका आयतन है ये पी का आयतन है। ठीक है, अब इसके बाद हम क्यू का आयतन निकालते हैं। तो इसमें भी हमने ए बी और ये सी माना, लंबाई चौड़ाई और यह ऊंचाई हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ देखें क्यू बराबर, यह इसमें भी हमने मान को रख दिया सीधे। ठीक है, ये लंबाई चौड़ाई हो जाएगी, लंबाई 2 दी गई है, चौड़ाई 10 दी गई है, लंबाई चौड़ाई और यहाँ पे भी हमारी ऊंचाई और चौड़ाई हो जाएगी। तो इस प्रकार से हम मानों को रखते हुए इसमें, और यहाँ देखें सबका गुणा किया हमने तो ये 616 ये वर्ग सेंटीमीटर, ये क्यू का आयतन निकल आया। ये पी का आयतन है और ये क्यू का आयतन है। अब देखें पी और क्यू के आयतन कैसे हैं, ये दोनों के आयतन यहाँ पे हमने निकाली, ये बराबर हैं। ये पी का हमारा पृष्ठीय क्षेत्रफल आया, ये क्यू का हमारा पृष्ठीय क्षेत्रफल आ गया। ठीक है ना, ये पी का पृष्ठीय, ये क्यू का पृष्ठीय क्षेत्रफल है और आयतन कैसे हैं, दोनों के बराबर है। ये देखो दोनों के आयतन बराबर हैं, तो हमने यहाँ लिख दिया पी और क्यू के आयतन बराबर हैं तथा पी का जो आयतन है ये क्यू के आयतन से कम है। यहाँ पे हमने लिख दिया पी का पृष्ठीय क्षेत्रफल है, सॉरी आयतन नहीं, पृष्ठीय क्षेत्रफल क्यू के पृष्ठीय क्षेत्रफल से कम है। अतः डिब्बे पी का आर्थिक दृष्टि से ये जो है लाभदायक है क्योंकि इसका आयतन कम है। ठीक है ना, और जो है इसका जो आयतन है वो वजन है वो बराबर है और इनके पृष्ठीय क्षेत्र है, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कम है ना, और इसका ज़्यादा है। तो इसमें जो है कम चाय की पत्ती बनेगी लेकिन उसका वजन ज्यों का त्यों रहेगा। ठीक है ना, तो इस प्रकार से पी वाला आर्थिक दृष्टि से लाभदायक होगा। चलिए प्रश्न 11वां देखिए। यहाँ देखिए प्रश्न 11 दिया गया है, इसमें है कि
एक ऐसे बेलन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है और पृष्ठीय क्षेत्रफल 1936 वर्ग सेंटीमीटर है। तो उसकी हमें क्या ज्ञात करना है? ऊंचाई ज्ञात करना है उस बेलन की। बेलन की त्रिज्या दी गई है, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया गया है। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र आपने पहले से याद भी कर लिया होगा। देखिए पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र ये हमने यहाँ पे लिख दिया है और ये दिया गया है 2 पाई आर आर धन एच। ये क्या है? बेलन का पृष्ठीय क्षेत्र। और यहाँ पर हम क्या लिख देंगे? इसकी त्रिज्या यहाँ पे ये दी गई आर और एच हमें क्या करना है? ऊंचाई हमें ज्ञात करना है। तो इसमें हम सीधे सीधे जो दिया गया है उसी में हम इस मान को रख देंगे। ठीक है, पृष्ठीय क्षेत्रफल की जगह पृष्ठीय क्षेत्रफल 1936 यहाँ लिख दिया और ये 2 पाई का मान हम पहले बता चुके हैं कि 22/7 होता है, तो ये 22/7 लिख दिया। आर की जगह 14 और एच हम जो कहते हैं यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, चलिए अब इसको सीधा हल करिए, इसको काटिए। 7 एकम 7, 7 दूनी 14, ठीक, 22 दूनी 44, 44 दूनी 88 लिख दीजिए, 14 धन एच और ये 88 गुणांक में है 1936 के बटे में। इस प्रकार से लिखते हुए इसको 88 से काट दीजिए, 2 से काटते हुए चलेंगे आप तो सीधा ये हम इसको काटते हैं तो ये उत्तर मिल जाएगा यहाँ पे 22। ठीक है ना, तो यहाँ पे 22 बराबर 14 धन एच यानी 14 धन एच बराबर 22 ऐसा लिख दिया और 14 को पक्षांतर कर दिया। तो 22 में से 14 घटा देंगे, कितना मिलेगा? 8। ये आ जाएगा ऊंचाई बराबर 8 सेंटीमीटर। ये ऊंचाई हो जाएगी किसकी? उस बेलनाकार जो हमारा बेलन है उसकी ऊंचाई। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। 12वां प्रश्न दिया गया है। 12वें प्रश्न को पढ़िए। इसमें दिया गया है कि एक मछली घर माने उसका एक्वेरियम, मछली घर जिसको एक्वेरियम बोलते हैं, जिसमें मछलियाँ पली रहती हैं, घनाभ के आकार का है। किस आकृति का? घनाभ, जैसा घनाभ रहता है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई है। तो जिसकी बाह्य मापें दी गई हैं, बाहरी पृष्ठ जो दिए हैं उसमें लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई ये इस माप के हैं और इसके तल और पृष्ठभाग वाले फलक और पीछे वाले फलक को रंगीन कागज से ढकना है। तो आवश्यक कागज का क्षेत्रफल बताइए कि कितना कागज उसमें लगने वाला है। तो अब देखिए तल यानी उसका नीचे वाला हिस्सा हो जाएगा और पृष्ठभाग यानी उसका पीछे वाला भाग हो जाएगा और पीछे वाला फलक भी हो जाएगा। इस प्रकार से हमारे तीनों भाग उसमें क्या हो जाएंगे? हमें ढकना है। तो पृष्ठभाग जो रहेगा हमारा, ये आजू बाजू वाले पृष्ठ रहते हैं ना, तो ये दोनों रहेंगे और पीछे वाला भी हमारा रहेगा उसमें और तल रहेगा। अब ऊपर वाला और सामने वाले ये 2 पृष्ठ बच जाते। तो एक प्रकार से आप यहाँ पे देखिए, इस प्रकार से ये आकृति, ये देखिए ये घनाभ की आकृति यहाँ पे दी गई है। सिर्फ आकृतियों पर मैं ध्यान करा रहा हूँ। जैसे मान लीजिए एक्वेरियम है इसे, तो हमारा ये नीचे वाला देखिए यहाँ नीचे, या इसको देखिए तो ये देखिए नीचे वाला पृष्ठ हो जाएगा और ये हिस्सा ये ऊपर वाला होगा, है ना, ये नीचे वाला। और ये देखिए ये बाजू वाले पृष्ठ होंगे। तो हमारा ऊपर वाला और ये सामने वाले पृष्ठ इस पे कांच लगे रहते हैं, यानी इसको नहीं ढकना है। ठीक है ना, नीचे वाले को ढकना है, आजू बाजू वाला ढकना और पीछे वाला जो हमें नहीं दिख रहा है ना, यहाँ पीछा वाला पृष्ठ रहेगा यहाँ उस तरफ, तो ये पीछे वाला पृष्ठ भी ढकना है। तो कितने पृष्ठ हो जाएंगे इस प्रकार से? इसके नीचे वाले की लंबाई चौड़ाई हो जाएगी, ठीक है ना, और पीछे वाले की लंबाई चौड़ाई हो जाएगी और आजू वाले इसमें भी हमारी लंबाई चौड़ाई वो जो होगी वो 2 गुने में हो जाएगी। तो इस प्रकार से हम इसका इस प्रकार से लिखेंगे। तो देखिए, तो अब देखिए यहाँ पे इसकी जो लंबाई दी गई, चौड़ाई दी गई, ऊंचाई दी गई, हमने यहाँ पे इसकी पूरी कंप्लीट करके यहाँ पे लिख दी है। ठीक है ना, तो अब इसमें क्या है, इस मछली घर में हम देख पा रहे होंगे यहाँ पे और अच्छे से इसको देखिए। अब जो यहाँ पे दिया गया है इनकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई जो आयतन के रूप में दी गई थी, लंबाई चौड़ाई और ये 50 सेंटीमीटर ऊंचाई। ठीक है ना, ये हमने यहाँ पे लिख दी। अब तल का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? लंबाई गुणित उसकी चौड़ाई होगी, नीचे वाला है ना, तो एल गुणित बी, यानी लंबाई कितनी दी गई, चौड़ाई कितनी दी गई, ये लंबाई दी गई, ये 30 चौड़ाई दी गई, तो हम दोनों गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 7 21 2100 वर्ग सेंटीमीटर हो जाएगा। ये हमारा तल का हो गया। अब पृष्ठ भाग का क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है ना, पृष्ठ भाग, तो ये दोनों आजू बाजू वाले हैं तो एक का निकालेंगे, उसमें 2 का गुणा कर देंगे, तो एक में माने उसकी ऊंचाई और चौड़ाई के साथ में रहेंगी, तो इसमें 2 चौड़ाई हो जाएंगी, यानी 2 गुणित उसकी चौड़ाई और ऊंचाई हो जाएंगी दोनों पृष्ठों की। ठीक है ना, यानी उसमें लंबाई चौड़ाई ये हो जाएगी और सामने वाले की दोनों बाजू वाले पृष्ठ होंगे, तो इसमें 2 और यहाँ पे हम लिख देंगे उसकी जो चौड़ाई है और इसकी जो ऊंचाई है। ठीक है, दोनों पृष्ठों का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? ये आ जाएगा यहाँ पे 3000 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, 5 3 15 और 15 दूनी 30। ठीक है ना, 3000 हो गया। इसी प्रकार से पीछे वाला भाग बस रह गया जिसमें लंबाई और ऊंचाई बस है ना, तो पीछे वाला ये 70 इसकी लंबाई हो जाएगी और ऊंचाई 50 है, तो ये देखिए लंबाई हो जाएगी और ये 50 ऊंचाई हो जाएगी। दोनों को गुणा करें तो 7 पने 3500, ये 3500 वर्ग सेंटीमीटर हो गया। अब हमें कितना यहाँ पे बताया गया कि कितना कागज, रंगीन कागज लगना है, तो हम तीनों को क्या करेंगे? जोड़ देंगे, तो वांछित क्षेत्रफल निकल आएगा। पहले 2100, 3000 और 3500, तीनों को जोड़िए तो 8600 वर्ग
सेंटीमीटर इसका कुल क्षेत्रफल निकल आएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, इसमें 13वां दिया गया है। यहाँ देखिए प्रश्न है 13वां, इसमें दिया कि एक घनाभ की विमाएं 60 सेंटीमीटर, 54 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर की हैं। घनाभ दिया तो उसमें लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, ये कहलाती हैं विमाएं, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। इस घनाभ के अंदर 6 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने छोटे छोटे घन रखे जा सकते हैं? तो हमें क्या करना है, घनों की संख्या। 6 सेंटीमीटर का जो है हमारा घनाभ के अंदर एक घन है, उसमें 6 सेंटीमीटर भुजा है उसकी, तो हम 6 सेंटीमीटर भुजा वाले घन का आयतन ज्ञात कर लें और हमें यहाँ पे घनाभ की विमाएं यानी घनाभ का आयतन ज्ञात कर लें। तो यहाँ लिख देंगे घनाभ का आयतन बराबर विमाएं दी गई हैं, तीनों का गुणा करें, 60, 54 और 30 का तीनों गुणा किया तो हमने कितना आ गया यहाँ पे 97,200 घन सेंटीमीटर ये आयतन आ गया। अब यहाँ पे 6 सेंटीमीटर जो घनाभ दिया गया उसकी 6 सेंटीमीटर वाले भुजा वाला है, तो इसको हम घन दिया गया है तो कितने छोटे घन रखे जा सकते हैं घनाभ के अंदर में 6 सेंटीमीटर वाले, उसका आयतन ज्ञात करें तो घन का आयतन यहाँ से 6 गुणे 6 गुणे 6 आ जाएगा। ठीक है, हमारा 216 घन सेंटीमीटर ही आ जाएगा। अब घनों की संख्या, तो घनाभ के आयतन में एक घन का आयतन का भाग दे देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा घनों की संख्या बराबर घनाभ का आयतन बटे एक घन का आयतन, ये 97,200 बटे 216 हो जाएगा। 216 से 97,200 में भाग लगाया तो 450, ये हमारा उत्तर हमें यहाँ पे प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। यहाँ देखिए प्रश्न 14, प्रश्नों को बहुत अच्छी तरीके से समझिए, यदि समझ में नहीं आते हैं तो वीडियो में आप इन प्रश्नों को प्ले करके बार बार समझिएगा। यहाँ पहले प्रश्न को समझ लीजिएगा, क्योंकि एक यहाँ पे दिया गया कि एक भवन में 18 बेलन के आकार के खंभे हैं, प्रत्येक खंभे की त्रिज्या 35 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 5 सेंटीमीटर दी गई है। अब देखें यहाँ पर क्या है कि 9 रुपया प्रति वर्ग मीटर की दर से खंभों के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पर पेंट कराने का व्यय ज्ञात कीजिए। तो उस पर जो पेंट करवाना है उसके जो वक्र पृष्ठीय यानी जो उसकी गुलाई रहती है, गुलाई पे बस है ना, और नीचे और ऊपर पेंट होगा नहीं, ठीक है ना, तो बेलनाकार खंभे रहते ही हैं। तो कितना लग रहा है, 9 रुपया प्रति वर्ग, एक वर्ग मीटर का 9 रुपया लगना है। तो हम देखेंगे कि हमारे पास में एक जो खंभा है उसका क्षेत्रफल कितना है, और इस प्रकार से हमारे 18 खंभे हैं तो 18 का हम क्षेत्रफल जितना है उसमें हम 18 का गुणा कर देंगे और उसमें 9 रुपये का गुणा करते हुए उत्तर निकाल लेंगे। तो यहाँ देखिए हमारे 18 बेलनाकार खंभे हैं तो एक खंभे का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो यहाँ देखें तो इसकी त्रिज्या दी गई है, जो खंभा है ना, उसकी त्रिज्या आर बराबर हम लिख लेंगे 35 सेंटीमीटर, ऊंचाई 5 सेंटीमीटर, यहाँ हमने लिख दी। आर बराबर 35 सेंटीमीटर त्रिज्या हो जाएगी और त्रिज्या को यहाँ पे सेंटीमीटर दिया गया है, ऊंचाई में मीटर में दी गई है ना, तो दोनों को मीटर मीटर बना लें या सेंटीमीटर बना लें। तो यहाँ पर हमने मीटर में बना लिया है इसको, ठीक है ना। तो सेंटीमीटर को मीटर में बनाने के लिए 100 का भाग लगा देंगे, 35 में 100 का भाग दिया तो 0.35 मीटर बन गया और ऊंचाई हमारी मीटर में दी गई है, बस ये हमें बदलना पड़ेगा, ये हमने बदल दी। अब बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल जो होता है, जो वक्र पृष्ठ या पार्श्व पृष्ठ होता है 2πr/h, यह हमने अभी दिखा था, ठीक है ना, पीछे हम लिखा हुआ है, आप पहले बता चुके हैं। आगे देखिए, और यहाँ पे जो है हम इनके मान रख देंगे आर और एच के, और पाई का मान। पाई का मान क्या होता है, पाई का मान 22/7 होता है, 2 गुणित 22/7 है, और आर हमने अभी निकाला 0.35 यहाँ रख देंगे, और ऊंचाई दी गई है 5, ऊंचाई की जगह 5। इस प्रकार से इनका गुणा करिएगा, गुणा करने के बाद यहाँ देखिए इनको काट दीजिए, 7 एकम 7, 7 पंचे 35, कितना आ जाएगा यहाँ 0.05 ये आएगा। 5 का 5 में गुणा करें तो 5 25 आ जाएगा, यानी 0.25 में 22 दूनी 44 का गुणा कर लीजिए, कितने का 44 का। यदि हम 44 का 25 में 25 चौको 100, 25 चौको 100 तो 110, 2 शून्य हो जाएंगे, यानी 11 आ जाएगा उत्तर, सीधा 11 वर्ग मीटर। ये क्या आ गया, ये आ गया हमारा एक खंबे का क्षेत्रफल। कितने खंबे हमारी 18, इसलिए हम लिखेंगे 18 खंभों का क्षेत्रफल कितना होगा, 18 गुणित 11 तो 198 वर्ग मीटर आ गया। अब एक वर्ग मीटर पेंट कराने में कितने 9 रुपया लगते हैं, तो कितना है हमारा 198 वर्ग मीटर है। 198 वर्ग मीटर पेंट कराने में तो हम कितने में गुणा करेंगे, 9 का गुणा कर देंगे तो ये आ जाएगा 1782 रुपया, ये हमें लगेगी कुल कीमत। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। यहाँ देखिए प्रश्न है 15वां दिया गया है, तो इसमें दिया है कि किसी कमरे के फर्श में समचतुर्भुज आकार की 40 टाइलें हैं। कैसा है कमरा, समचतुर्भुज आकार की 40 टाइलें समचतुर्भुज आकार की हैं, ध्यान रखना। प्रत्येक के विकर्ण कितने हैं, 24 सेंटीमीटर हैं। प्रत्येक के विकर्ण 24 सेंटीमीटर हैं कि उनमें विकर्ण हैं, और दूसरा विकर्ण है 21 सेंटीमीटर है। दो विकर्ण हैं, दोनों विकर्णों की यहाँ पे लंबाइयाँ दी गई हैं। ये पहला विकर्ण कहलाएगा, ये दूसरा विकर्ण। और 2 रुपया प्रति वर्ग सेंटीमीटर की दर से इस फर्श को पॉलिश करने का व्यय ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे देखें टाइल्स कितनी हैं, 40 है।
ठीक है ना। अब हम देखें कि ये जो समचतुर्भुज है, टाइलें समचतुर्भुज आकार की हैं, 40 टाइल्सें हैं, तो 40 टाइल्सों पे क्या करना है, हमें इस पे पॉलिश करनी है और 2 रुपया 1 वर्ग सेंटीमीटर की ले रहा है। चलिए, यहाँ पे देखिए तो हम जानते हैं कि समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 1/2 पहला विकर्ण गुणे दूसरा विकर्ण, है ना। तो यहाँ देखें टाइलों की संख्या हमने लिख ली कि 40 है। एक टाइल्स का क्षेत्रफल यानी समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 1/2 पहला विकर्ण गुणित दूसरा विकर्ण, ये आ जाएगा। यहाँ पर 1/2 पहला विकर्ण 24 दूसरा विकर्ण 21, दोनों का गुणा करेंगे 252 वर्ग सेंटीमीटर। ये आ गया एक टाइल्स का क्षेत्रफल। ऐसी कितनी टाइल्स हैं? 40। 40 टाइल्सों का क्षेत्रफल, इसमें हम गुणा कर देंगे 40 का, 252 गुणे 40 बराबर आ जाएगा 10,080 वर्ग सेंटीमीटर। कुल हमारा 40 टाइल्सों का क्षेत्रफल आ जाएगा। अब देखें यहाँ पे कि 1 वर्ग मीटर में कितने लगते हैं? 2 रुपया लग रहे हैं, है ना। 1 वर्ग सेंटीमीटर में 2 रुपया लगते हैं, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे देखिए कितने वर्ग सेंटीमीटर है ये है हमारा 10,080। 10,080 में 2 का गुणा कर दीजिए तो यहाँ लिख देंगे 10,080 गुणे 2 और बराबर में आ जाएगा यहाँ पे 20,160 रुपया लगेंगे। तो को टोटल कितने लगेंगे? 20,160 रुपया, ठीक है। ये इस प्रकार से सभी प्रश्न आपने समझे हैं और यदि मान लीजिए आपको ये प्रश्न कहीं डाउट लगते हैं तो कमेंट्स करिएगा। आज इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो के माध्यम से। थैंक यू, धन्यवाद।